हेलो दोस्तों, देखते हैं हिस्ट्री का आधुनिक भारत का चैप्टर 2 भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अत्यंत प्राचीनतम काल से ही विदेशियों का भारत में आगमन होता रहा। भारत की व्यापारिक संपदा ने सदा ही विदेशियों को आकर्षित किया। कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की तलाश करता अमेरिका पहुंच गया था। भारत के समुद्री मार्ग की तलाश करते अमेरिका पहुंच गया था। कौन? तो कोलंबस। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डायज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डायज आशा अंतरिक्ष जिसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप आ पहुंचा था। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा था। आइए देखते हैं भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664। और सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। सर्वप्रथम पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा केप मार्क से 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसके आगे का देखते हैं। 1458 में आया। वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। नब्बे दिनों की समुद्री यात्रा के पश्चात वास्को डिगामा अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत के कालीकट पहुंचा था। किसके? तो अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता। यूरोपीय व्यापारियों के रूप में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। सर्वप्रथम कौन है? तो पुर्तगाली भारत आए। भारत के कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगाली और भारत के मध्य व्यापार का एक नवीन अध्याय शुरू हुआ। वास्को डिगामा ने भारत आने और पुर्तगाल वापस जाने के क्रम में हुए यात्रा व्यय से 60 गुना अधिक कमाई की थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। पीछे देखे हुए थे हुई थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चिन में खोला था। कहाँ खोला था? तो कोच्चिन में। सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल ने भारत को उपनिवेश बनाया था। पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन थे? तो अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत पर से प्रभाव खत्म करना और ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करना। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज केब्रल था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज केब्रल था। पुर्तगालियों ने केब्रल के नेतृत्व में कालीकट में प्रथम कारखाना खोला था। पुर्तगालियों ने केब्रल के नेतृत्व में ही कालीकट में प्रथम कारखाना खोला था। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, दमन एवं दीव, गोवा और हुबली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। वास्को डिगामा भारत में दूसरी बार
1502 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया? तो 1502 ईस्वी में आया। 1503 ईस्वी में उसने कोच्चिन भारत में अपने प्रथम दुर्ग की स्थापना की। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापित अपनी बस्तियों की देखरेख तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा बनाकर भेजा, जो 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करके दीव पर पुर्तगाली अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय बनकर अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। उसने कोच्चिन को अपना मुख्यालय बनाया था। अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 ईस्वी में हो गई। उसे गोवा में दफनाया गया। सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थोमे। अगले पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में अपना मुख्यालय कोच्चिन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की भारतीय राजधानी बनाया। कुन्हा के नेतृत्व में पुर्तगालियों का भारत के वसीन पर 1534 ईस्वी में और फिर 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार हो गया। कुन्हा के बाद जोआ डी कैस्ट्रो भारत में अगला पुर्तगाली वायसराय हुआ। 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखाने की स्थापना की। अगला 1559 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने भारत के कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। गोवा, दमन, दीव, बसीन, सालसे, बम्बई, हुगली, सांथोमी, चौल आदि कई क्षेत्रों पर पुर्तगालियों अधिकार कायम हो गया। क्वार्टज व्यवस्था। पुर्तगाली अपने अधिकार क्षेत्र में आए सामुद्रिक मार्ग पर सुरक्षा कर की वसूली करते थे, जिसे कार्टर व्यवस्था कहते हैं। संत जेवियर 1542 ईस्वी में भारत आया था। उसने कई भारतीयों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया था। 1560 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्मालय की स्थापना की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और आलू की खेती का आविष्कार हुआ। जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, आलू उत्पादन, तंबाकू उत्पादन की खेती का आविष्कार हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की पुर्तगालियों ने। आइए देखते हैं भारत में डचों का आगमन। पुर्तगालियों के बाद डच लोग भारत में आए। भारत में प्रथम डच इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच यात्री था कार्नेलिस हाउटमैन। भारत में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी को हुए एक राजकीय घोषणा के आधार पर की गई। डचों को भारत में महत्वपूर्ण कोठियाँ मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुल्लिकट 1610, सूरत 1616, विमलीपट्टनम 1614, चिंसूरा 1653, नागपट्टनम 1658,
कोच्चिन 1663, कासिम बाजार, कड़ानगर, पटना, बालसोर। भारत में अपना पहला कारखाना डचों ने कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। डचों ने पुलिकट के स्थापित अपनी दूसरी डच फैक्ट्री का नाम गेल्ड्रिया रखा था। यहाँ पर डच लोग अपने स्वर्ण सिक्के पेंगोंडा को ढाला करते थे। पुलिकट को ही डचों ने अपनी समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा युद्ध में हो गया। वेदरा युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजों का भारत पर आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए जाने के बाद संबंध में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्संबंधी एक अधिकार पत्र सौंपा। ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआती दौर में 217 साझेदार थे। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर तथा एकाधिकार प्रदान किया था। 1639 ईस्वी को मद्रास में तथा 1651 को हुगली में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी, जिसे वे तब फैक्ट्री कहते थे, व्यापारिक कोठी पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में 1611 में तथा पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। नोट: 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था, पर सफलता मिली 1613 ईस्वी में। आगे प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के समय जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1616 ईस्वी में गया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी से 3 वर्ष तक भारत में रहा था। उससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और जहांगीर दिया था। सर टॉमस रो के भारत से वापस इंग्लैंड जाने के पूर्व अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियां, फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। सर टॉमस रो ने गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का फरमान प्राप्त किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में खोला। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास शहर की स्थापना की और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक योग्य डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुख सियर को प्राणघातक फोड़े से निजात दिलवाया था। फर्रुख सियर ने कंपनी को 1650 ईस्वी में बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुबली में कारखाना स्थापित किया। 1651 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। पुर्तगाल के राजा ने भारत में अपने अधीन बम्बई शहर को बतौर दहेज चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1668 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई शहर को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था।
नाम मिटा हुए, याद नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं। भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज हेक्टर था। अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाम से 3 गांव सुल्तानुती, कालीघाट और गोविंदपुर की जिम्मेदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर लिया था। कालांतर में जॉर्ज चारनॉक ने इसी को कलकत्ता नगर का रूप प्रदान किया। 1700 ईस्वी में जॉर्ज चारनॉक सुल्तानुती में एक कारखाना स्थापित किया और इसकी किलाबंदी पर इसका नाम फोर्ट विलियम रखा। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ था। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय मुंबई बना, जो पहले सूरत था। बंगाल में सीमा शुल्क की छूट कंपनी ने 1691 ईस्वी में प्राप्त की। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने कंपनी को गुजरात और दक्कन में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। 1708 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। 1708 ईस्वी में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। आगे देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम 1664 ईस्वी में हुई। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से भारत में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी फ्रैंको कैरो ने भारत के सूरत शहर में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन और बेलांगर द लेस्पिन ने वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा गांव पुदुचेरी का स्वामित्व हासिल किया था। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने इसी पुदुचेरी गांव में वर्तमान पांडिचेरी की नींव डाली थी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया था। पांडिचेरी के कारखानों के चारों ओर फ्रांसीसी मार्टिन ने पोर्ट लुई नामक किले का निर्माण कराया था। 1690 से 92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनवाया था। यहाँ उन्होंने बस्ती भी बनवाया था। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी शक्ति साम्राज्य का विस्तार गवर्नर ड्यूमा तथा गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में किया। 1742 ईस्वी में जब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बना, तब भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक लाभ व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 अंग्रेजों और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। 1740 ईस्वी से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। 1744 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ाई हुई, जिसे सेंट टोमे के युद्ध से नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी का दौर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, जो यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था। 1748 ईस्वी में ए ला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ए ला सापला की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे, किंतु वे अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड किले पर अधिकार न कर सके और उन्हें संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास को भी अंग्रेजों को वापस करना पड़ा।
देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। द्वितीय कर्नाटक 1749 से 54 हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के उत्तराधिकार के लिए शुरू हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव ने एक दूसरे के विरोधी गुटों को समर्थन देकर भड़काया, जिसकी परिणति युद्ध में हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हार गया तो उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के स्थान पर गोडेहू भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना। डुप्ले के स्थान पर गोडेहू भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना। गोडेहू और ब्रिटिश कंपनी के बीच जनवरी 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध को विराम मिला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था तृतीय कर्नाटक युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड ने प्रसा को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था। इसी कारण भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं युद्धरत हो गई। 1760 ईस्वी में सर आयर क्रूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में पांडिचेरी को छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। पेरिस की संधि के तहत भारत में भी अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य संधि हो गई। अंग्रेजों ने चंद्रनगर के क्षेत्र पर अपना अधिकार जारी रखा और अन्य प्रदेशों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया, जो भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में बने रहे। इसके आगे कल देखेंगे डेनमार्क। बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य कल का चैप्टर रहेगा। ये थोड़ा डेनमार्क छूट गया था। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डेनिश कंपनी ने अपनी बस्तियां द्रावणकोर तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में तथा श्रीरामपुर में 1676 में बसाई। 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और वे डेनमार्क लौट गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी का व्यापारिक संबंध मुख्यतः चीन के साथ ही रहा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। गुड नाइट।